ननद का खर्चा। सपना का पति कपिल एक छोटी मोटी नौकरी करता था, जिस वजह से सपना को हमेशा पैसों की वजह से कई सारी परेशानियों को झेलना पड़ता था। और जैसे ही सपना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वैसे ही उसका पति कपिल उससे कहता है, सपना, जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो हमारे खर्चे तो दुगने हो गए हैं। तुम्हारी दवाई का खर्च और हमारे होने वाले बच्चे का कितना ख्याल रखना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा इतनी कम सैलरी में इतना सब कुछ कैसे करूं मैं। आप ज़्यादा सोचो मत। मैंने सोच लिया है कि जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती, हम दोनों भैया भाभी के घर रहेंगे, ताकि हमारे कुछ खर्चे कम हो सके। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही फैसला किया, वरना घर का किराया, घर का खर्चा, तुम्हारी दवाई, कपड़े, मेरे ऑफिस का किराया, सब कुछ अकेले हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। सपना अपने पति की परेशानी समझ जाती है, पर अपने भाई की नहीं, और वो बिना सोचे समझे अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। अरे सपना, तुम यहाँ अचानक आने से पहले बता तो देती। आज तुम्हारे भैया घर पर ही थे, वो खुद तुम्हें लेने के लिए आ जाते। भाभी, आपके नंदोई जी भी यही कह रहे थे, और वो तो यहाँ आ भी नहीं रहे थे, पर मैं ही उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई हूँ। और अगर आने से पहले मैं आपको और भैया को बता देती, फिर आपके चेहरे पर ये खुशी कैसे देखने को मिलती, और मेरा सरप्राइज़ तो धरा का धरा ही रह जाता ना। वैसे बहुत दिनों की बाद आई हो, इस बार इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, कुछ दिन रुक कर जाना। हाँ भाभी जी, इस बार आपकी ननद आपके साथ ही रहेगी, वो भी कुछ दिन नहीं, पूरे 9 महीने। आखिर आप मामी जो बनने वाली हैं। अब आपको ही अपने होने वाले भांजे या भांजी के साथ साथ अपनी ननद का ख्याल रखना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, आप दोनों कमरे में बैठकर आराम करो, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ, तब तक माँ जी भी आ जाएंगी। माँ घर पर नहीं है क्या? हाँ, वो दरअसल माँ जी ना कीर्तन में गई हैं, और विवेक जी भी किसी काम से बाहर गए हैं। मैं फ़ोन करके बता देती हूँ। अरे आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी की बात जो है। जब कोमल को ये पता चलता है कि उसकी ननद 9 महीने के लिए उनके साथ रहने के लिए आ गई है, तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ सही नहीं चल रही थी। पर फिर भी कोमल अपनी ननद को कुछ नहीं कहती और उसकी खुशी में खुश होती है। अब शाम को जैसे ही गंगा घर आती है और वो अपनी बेटी को अपने घर में देखती है, तो बहुत खुश होती है। अपनी बेटी को अपने सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जब उसे ये पता चलता है कि वो नानी बनने वाली है, तो मानो जैसे उसे पूरी दुनिया का ही सुख मिल जाता है। क्या मैं नानी बनने वाली हूँ और तू मुझे ये खुशखबरी अब दे रही है? अरे जिस दिन तुझे पता चला उसी दिन तुझे हम सबको बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं खुद तुझे जाकर ले आती। माँ, खुशखबरियाँ ऐसे ही थोड़ी ना दी जाती है, और वैसे भी आप मुझे लेने आती, उससे पहले मैं खुद आ गई। जिंदगी में पहली बार तो तूने कुछ अच्छा काम किया है। अच्छा, मैं तेरे भैया को अभी फ़ोन करके बोल देती हूँ, वो तेरे लिए फल फ्रूट लेकर आ जाए। और घर में अब हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए रहनी चाहिए, आखिर मेरी बेटी का पहला बच्चा जो होने वाला है। इसकी ज़रूरत नहीं है माँ जी, मैंने विवेक जी को पहले ही फ़ोन करके ये खुशखबरी सुना दी है, वो भी बहुत खुश है। पूरा घर एक साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी विवेक अपनी बहन के लिए बहुत सारे फल, फ्रूट और काजू बादाम लेकर आ जाता है, और आते ही घर वालों का सबसे पहले मुंह मीठा करवाता है। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है और आप सब ऐसे ही खाली बैठे हैं, मुंह मीठा कीजिए। अरे घर वालों का ही मुंह मीठा करवाएगा या दोस्त यार और रिश्तेदारों का भी? माँ, मैंने सबका मुंह मीठा करवा दिया है। भैया रहने दीजिए, मेरा अभी मीठा खाने का मन नहीं कर रहा। भाभी, आप ना मेरे लिए कुछ तीखा और चटपटा बना दो। मीठा का नाम सुनकर ही ना मेरा उल्टी जैसा मन कर रहा है। और भैया, मेरी ना दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, आप प्लीज़ मेरे लिए अभी जाकर दवाइयाँ ला दो ना। अभी कल सुबह ला देता हूँ ना, अभी तो दुकान भी बंद हो गई होगी। नहीं लाना तो मना कर दो भैया, बहाने क्यों मार रहे हो? भला केमिस्ट की दुकान इतनी जल्दी बंद थोड़ी ना होती है। क्या विवेक जी, आप भी ना, आपके अंदर सच में बहुत आलस है। अभी 11 तो बज रहे हैं, पास वाली दुकान खुली नहीं होगी तो थोड़ा दूर चले जाना। सपना की दवाई बहुत ज़रूरी है, ऐसी हालत में वो अपनी एक टाइम की भी दवाई नहीं छोड़ सकती, समझा करो। अरे ठीक है बाबा, ला रहा हूँ। सपना, तू जल्दी से मुझे अपनी दवाई की स्लिप ला कर दे दे। मैं पहले तेरी दवाई ला कर देता हूँ, खाना मैं आकर खा लूँगा।
विवेक बिना खाना खाए अपनी बहन के लिए रात के 11 बजे दवाई लेने जाता है और दवाई लाने के बाद खाना खाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और विवेक अकेले ही अपने घर के खर्चे के साथ अपनी बहन का भी खर्चा उठाता है। कुछ दिन के बाद, भाभी आज खाने में क्या बना रही हो? मैं तो रोटी सब्ज़ी बनाने जा रही थी। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बता दो, तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। चलो आपने मुझसे पूछा तो सही, वरना मुझे तो लगा था कि आप मुझसे कभी पूछोगे ही नहीं कि मुझे क्या खाना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है सपना, बस घर के काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि कुछ और कर नहीं पाती। समझ सकती हूँ भाभी। अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए ना कहा होता ना, तो मैं भी घर के कामों में आपकी मदद करवा देती। वैसे मेरा आज ना कुछ बाहर का खाने का दिल कर रहा है, इसलिए आप खाना रहने दो और भैया से बोलो कि बाहर से कुछ अच्छा ले आए। सपना, इस महीने बहुत खर्चा हो गया है, बिल्कुल भी बचत नहीं हुई। मैं एक काम करती हूँ, घर में सबके लिए खाना बना देती हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ। क्या भाभी, एक दिन बाहर का खाना खाने से भैया गरीब तो नहीं हो जाएंगे? और वैसे भी इस घर का दामाद भी इस घर में रह रहा है। मेरे पति भले ही कुछ ना कहे, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उन्हें सादा खाना खिलाती जाएं। अरे दामाद का तो कितना स्वागत किया जाता है, पर मेरे घर में तो उन्हें वही नमक रोटी खानी पड़ती है। और अगर आज मैं बाहर का खाऊंगी तो मेरा पति घर की दाल रोटी खाएगा, ये मुझे अच्छा लगेगा क्या? इतना बोलकर सपना नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। सपना की बातें सुनकर कोमल को बुरा लगता है, पर वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने पति को फ़ोन करके बाहर से ही खाना लाने को कहती है। अब रात को पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। तब कपिल कहता है, क्या साले साहब, आज बाहर से खाना लेकर आया है, वो भी इतना सस्ता। अरे भला दाल मखनी कौन खाता है? लाना ही था तो कढ़ाई पनीर जैसे कोई अच्छी और महंगी सब्ज़ी लेकर आता है। वो किसी ने बताया ही नहीं कि किसको क्या खाना है, तो मुझे जो समझ में आया मैं लेकर आ गया। पर कोई बात नहीं, आज आपने कह दिया है ना, तो अगली बार मैं कढ़ाई पनीर या चाप की सब्ज़ी ले आऊँगा। फ़िलहाल तो जो लाया हूँ वही आराम से खा लेते हैं। अच्छा विवेक बेटा, कल ना सपना का अल्ट्रासाउंड होना है, तो अल्ट्रासाउंड के पैसे दे देना और डॉक्टर की फ़ीस भी। डॉक्टर को भी तो दिखाना होगा ना। कितने पैसे चाहिए माँ? अरे यही कुछ 3,000 रुपये। कहीं ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा ही लग जाए। अपने हाथ में तो कुछ पैसे होने चाहिए ना। अब ऐसी हालत में बाहर इंसान खाली हाथ तो जा नहीं सकता। पता नहीं डॉक्टर कब कौन सी दवाई लिख कर दे दे। क्यों बहू? क्या 3,000 रुपये, वो भी सुबह तक? हाँ बेटा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा तू ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? माँ आप तो जानती है ना। अरे आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे माँ जी ने 3-4 हज़ार नहीं 3-4 लाख मांग लिया हो आपसे। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह विवेक जी आपको पैसे दे देंगे। आखिर ननद जी हमारे घर आई हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी अच्छे से देखभाल करें। आप निश्चिंत हो जाइए, हम हैं ना। अब तक आपने देखा कि जैसे ही सपना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो अपने पति के साथ अपने मायके आ जाती है, जहाँ उसके पति का और उसका पूरा खर्चा उसकी भैया भाभी उठाते हैं। पर फिर भी सपना अपनी भाभी को ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और सारे पैसे अपने भैया भाभी से ही लेती रहती है। विवेक कुछ बोल पाता उससे पहले ही कोमल पैसे देने की बात कर देती है। अब सब खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। विवेक कोमल से कहता है, कोमल तुम्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मैं सुबह तक 3-4 हज़ार दे दूंगा? तुम जानती हो ना, महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। यहाँ तक कि किराया भी हम अपने सेविंग में से निकाल रहे हैं। विवेक जी, इस घर में पहली बार खुशी आने वाली है और ननद जी हमारे घर में हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका खर्चा उठाएं। कोमल की बात सुनकर विवेक शांत हो जाता है और अगली सुबह एक बार फिर कोमल अपनी सेविंग में से सपना को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पैसे देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कपिल अपना काम छोड़कर बैठ जाता है, जिसके बाद तो विवेक और कोमल के लिए घर चला पाना और भी मुश्किल होता है। वहीं दूसरी ओर जब कपिल भी सपना के जरिए कोमल और विवेक से पैसे निकलवाने लगता है तो पता नहीं भगवान हमारी और कितनी अग्नि परीक्षा लेगा। यहाँ नौकरी भी चली गई है और कोई दूसरी जॉब भी नहीं मिल रही। अब इंटरव्यू पर भी जाने के लिए जेब में इतने पैसे नहीं पड़े कि कहीं जाकर इंटरव्यू देकर आ जाऊँ। अब तुम अपने भैया भाभी से कुछ पैसे मांगो ना, आखिर मेरे भी तो खर्चे हैं और इंटरव्यू देने जाने के लिए भी तो किराया चाहिए होता है। तुम्हारी इसी गरीबी को देखकर मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपने भैया भाभी के घर आ गई,
ताकि हमारे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। पर अब तो भैया भाभी हमारे और हमारे बच्चे के साथ तुम्हारा भी खर्चा उठा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, 1 महीने के अंदर नौकरी ढूंढो। अब मुझे अच्छा नहीं लगता छोटी छोटी चीज़ के लिए भैया भाभी के सामने हाथ फैलाना। आखिरकार आज सपना भी अपने पति को उसकी लापरवाही के लिए ताना सुना ही देती है। अपनी बीवी की बातें सुनकर कपिल का मूड और ख़राब हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कपिल के पास पैसे नहीं होते। और तो और सपना भी अपने भैया भाभी से कपिल के लिए पैसा मांगना बंद कर देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। तभी सपना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। अरे सपना, क्या हुआ? और तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई? पार्टी में नहीं जाना क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? माँ, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा है। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अरे क्यों बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रही है? साफ साफ बता क्या हुआ? माँ, मेरा मांग टीका नहीं मिल रहा जो आपने मुझे शादी के समय दिया था। मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने सारे जेवर अपने साथ लेकर आई थी। अरे पर सपना, कल रात को तो तुम्हारा मांग टीका तुम्हारे पास ही रखा था। कल रात को ही तो तुमने देखा था और आज सुबह गायब हो गया। वैसे आज सुबह मैंने देखा था भाभी तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही थी और वो शायद हमारे कमरे से कुछ लेकर भी जा रही थी। भाभी, कहीं आपने तो... बहू, दामाद जी क्या कह रहे? अब तो घर में चोरी भी करने लगी? मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या चोरी? आप लोग मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? सपना, मैं सच कह रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे कमरे की सफाई करने के लिए आई थी और तुम्हारे कमरे से कूड़ा लेकर गई थी, तुम्हारा मांग टीका नहीं। बस भाभी, रहने दीजिए। मैं जब से इस घर में आई हूँ आपकी आंखों में खटक रही हूँ, जबकि ये घर मेरा भी है। पर फिर भी आप हमेशा मुझे ये जताने की कोशिश करती हैं कि मैं आप लोगों के ऊपर बोझ हूँ। जानबूझकर आपने मेरा मांग टीका चोरी किया। आखिर आपने मेरे और मेरे पति पर जो खर्च किया है वो आपको वसूल करना था, इसलिए ना? सपना की बातें सुनकर विवेक अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और आखिरकार वो सारा सच पूरे घर वालों को बता देता है। बस बहुत हो गया। मैं अपनी बीवी के खिलाफ अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा। अरे जिस औरत ने तुम लोगों के लिए अपनी सारी सेविंग खत्म कर दी, अपने गहने बेच डाले, तुम उसी पर चोरी करने का इल्जाम डाल रही हो। देख रही हो माँ, कैसे भैया भाभी का साथ दे रहे हैं, सारा सच जानने के बाद भी। सही कहा तुमने। मैं सारा सच जानता हूँ, इसीलिए अपनी बीवी का साथ दे रहा हूँ। और तुम किसकी बातों पर विश्वास कर रही हो? जिसने खुद तुम्हारा मांग टीका चोरी किया है। भैया, सोच समझ कर बोलिए मेरे पति के बारे में। माना कि वो अभी कहीं काम नहीं कर रहे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चोरी करना सीख गए। और भला वो मेरा मांग टीका क्यों चुराएंगे? वो चोर बिल्कुल नहीं है, इसलिए उन पर घटिया इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। अरे नालायक, तो ये किस तरह की बातें कर रहा है? भूल गया क्या? तू जिस पर उंगली उठा रहा है वो इंसान इस घर का दामाद है। सच जानकर आप सबको बुरा लग रहा है ना, पर अफसोस सच यही है। सपना तुम्हारा पति एक नंबर का निकम्मा है जो कभी काम करना ही नहीं चाहता। बस उसे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है। और तुम्हारा मांग टीका तुम्हारे पति ने ही चोरी किया है। कोमल ने अपनी आंखों से देखा था और वीडियो भी बनाया था मुझे दिखाने के लिए, ताकि मैं उसकी बातों पर विश्वास करूं। और जब मैंने उसे कहा कि वो ये सच तुम्हें बता दे तो उसने नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारा विश्वास अपने पति से उठे और तुम्हारा रिश्ता खराब हो। क्या सपना का मांग टीका दामाद जी ने चोरी किया है? दामाद जी, आपको शर्म नहीं आई अपनी बीवी का मांग टीका खुद चोरी करके मेरी बहू के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि कपिल जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। कपिल, आपने क्यों किया ऐसा? भैया क्या कह रहे हैं? आप लोगों का जो थोड़ा सा भी विश्वास कपिल पर है ना, वो भी खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सारा सच बताने के बाद विवेक पूरे घर को वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें कपिल खुद अपनी बीवी का मांग टीका चोरी कर रहा था। सारा सच जानने के बाद सपना की नज़रें शर्म से नीचे झुक जाती है और उसे एहसास होता है कि जिस भैया भाभी ने उसका बोझ उठाया उसी ने अपने भैया भाभी के साथ कितना गलत किया। जिसके बाद सपना अपने भैया भाभी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो भैया भाभी। आप दोनों ने मेरा और मेरे पति का कितना ख्याल रखा, हमारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा, पर फिर भी मैंने भाभी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि भाभी तो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। विवेक जी, ये आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा था ना,
अगर सपना को सच पता चलेगा तो वो कभी भी हमारे सामने सर उठाकर नहीं चल पाएगी। और ये सब जानने के बाद भी आपने उसे सच बता दिया। भाभी आज भैया को कुछ मत बोलो, क्योंकि आज पहली बार भैया ने सही किया है मुझे सब सच बताकर। गलत तो मेरा पति है, शर्म तो उसे आनी चाहिए, पर वो बेशर्म अब भी इस घर में खड़ा है। हाँ बहू, सपना बिल्कुल सही कह रही है। विवेक ने बिल्कुल सही किया सच बात बताकर। अगर आज वो सच ना बताता तो हम तो तुझे ही गलत समझते। सपना की बातें सुनकर कपिल की नज़रें शर्म से झुक जाती है। इसके बाद वो पूरे घर वालों से माफ़ी मांगता है और अपना सामान लेकर अपने घर वापस चला जाता है और एक अच्छी नौकरी की तलाश करता है। नौकरी मिलने के बाद कपिल सबसे पहले सपना का मांग टीका लेकर आता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ बहुत जल्द सपना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है।